थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या क्लाइंट्स को कभी लगता है कि अरे ये लड़की है, ये लीड करेगी, क्या ये हमें बचा पाएगी? सबसे ज़्यादा तो मैंने पहले भी कहा कि हैरान ही होते हैं कि फीमेल गाइड हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत खुश होते हैं, वाओ कि हम 4 दिन फीमेल गाइड हैं हमारे साथ। हाँ, ऐसा होता है, बहुत ही होता है ऐसा, आपको भी पता होगा ये तो। धीरे धीरे लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करने लगे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार लोग सिर्फ इंटरनेट पे देखते हैं या इंस्टाग्राम पे देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें ट्रैक करना है। क्या आप बताएंगे कि लोगों को ट्रैक करने से पहले क्या क्या चीज़ें रिसर्च करनी चाहिए? माउंटेन हाई होते हैं, मैक्सिमम लोग सी लेवल से आते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जिस दिन वो आते हैं उस दिन ही वो ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, इंटरनेट पे आजकल मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि अगर आपको डील बहुत सस्ती मिल रही है तो आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लोगे कि वो कंपनी कहाँ से है, क्या करती है, उनका बैकग्राउंड क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो रजिस्टर्ड भी है या नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं देखते, वो सिर्फ प्राइस देखते हैं। उसके बाद कैजुअलिटीज़ होती हैं, जैसे हमटा पास पे जाके या कोई और चंद्रखनी ट्रैक हो गया। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि एक माउंटेन गाइड की लाइफ कैसी होती है, स्पेसिफिकली इफ शी इज अ वुमेन। आपने जनरली पहाड़ी लड़कियों को खेतों में काम करते हुए देखा होगा, लेकिन आप पहली बार देखेंगे कि खेतों से बाहर निकल के उनकी दुनिया कैसी होती है जब वो ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप लेती है। हाय, माय नेम इज कामाक्षी पाल एंड यू आर हियर विद मी ऑन दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे लड़कियां स्ट्रांगली पहाड़ों पे चढ़ती हैं, किस किस चैलेंजेस को फेस करती हैं, इस फील्ड में किन स्किल्स की जरूरत पड़ती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो मेरे साथ ये गेस्ट है, ये काफी स्ट्रांग है। मैंने इन्हें खुद ट्रैक करते हुए देखा है, इनके साथ खुद ट्रैक किया है। मैंने देखा है कि किस तरीके से स्ट्रांगली ये सबमिट करती हैं और लोगों को सबमिट कराती हैं। इनको मिलाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी खुद की एक ट्रैकिंग कंपनी है, एडवेंचर एचक्यू करके। आइए मिलते हैं नताशा मेहर, सोलन, हिमाचल प्रदेश से। हेलो जी, नमस्ते, मेरा नाम नताशा है। नताशा, क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे सकती हैं? क्या आप अपने बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में बता सकती हैं? आप बता सकती हैं कि आपके घर में कौन लोग हैं, क्या काम करते हैं, आपका जन्म कहाँ पे हुआ? थोड़ी-सी डिटेल्स हमारी ऑडियंस के लिए। जी। तो मेरा जन्म सोलन हिमाचल प्रदेश में हुआ। उसके बाद जब मैं 6 महीने की थी, तो मेरे नाना-नानी मुझे अपने साथ सिरमौर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ लेके गए। 6 महीने से लेकर 6 साल तक मैं अपने नाना-नानी के साथ रही। तो वहाँ पे स्कूल की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे पेरेंट्स आए जब मैं 6 साल की थी, तो सोलन मुझे वापस लेके आए। तो 6 साल से लेकर जब तक मेरी स्कूलिंग नहीं हुई, मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रही। उसके बाद अभी मेरे 2 भाई-बहन हैं, एक मेरे से छोटी है और भाई सबसे छोटा है और मेरी मदर है घर पे। तो 2022 में हमने अपने फादर को हमने उनको खो दिया। तो अभी मेरी फैमिली में हम सिर्फ़ 4 लोग हैं, मेरा भाई, मेरी बहन और मदर और मैं। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस नताशा। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आपकी ये माउंटेनियरिंग और ट्रेकिंग की जो जर्नी है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई? ये एक्चुअली में इंटरेस्ट आपके अंदर आया कहाँ से? आई थिंक माउंटेनियर हम शायद जब पैदा हुए थे तब से ही हैं, हम पहाड़ों में ही रहते हैं। तो इसको प्रोफ़ेशनली डिफ़रेंट तरीके से ले जाना वो बहुत डिफ़रेंट था। मैं छोटे से ही जैसे मेरे नाना-नानी बिल्कुल चारों ओर जंगल से घिरा हुआ था, तो एक बीच में घर था, वहीं पे मैं बचपन से ही बड़ी हुई हूँ। तो उन्हीं को देख के उसके बाद जो मेरे मामू हैं, वो फ़ॉरेस्ट गार्ड थे, तो उनके साथ मैं जाया करती थी, जब जंगलों में आग लगती थी, तो मुझे अपनी पीठ पे बिठा के ले जाया करते थे। तो हमने काफ़ी ऐसे बचपन में बहुत सारे ऐसे एडवेंचर किए हैं, जैसे गुच्छी लेने जाना, उनको ढूँढना, मशरूम्स को ढूँढना। तो वो सब हमेशा ही पार्ट रहा है मेरी माउंटेनियर जर्नी का। तो उसके बाद चूड़धार वहाँ पे एक पीक है मेरे नाना-नानी के घर में, जो कि हाईएस्ट पीक है वहाँ की 3000 की। तो वहाँ पे मेरे नाना-नानी के देवी-देवता हैं, तो वो हर साल जाया करते थे। तो उनके साथ मैं जाया करती थी, कभी पीठ पे। जब बड़ी हुई 2012 में, तो मैं खुद ट्रैक करके गई, जब मैं 2 महीनों की छुट्टियों में आई थी। तो जब दुनिया की नॉलेज नहीं थी, तो बस मैंने जब पहाड़ी देखे थे, तो मुझे हमेशा से ही लगता था कि पूरे वर्ल्ड में पहाड़ हैं, सिर्फ़ पहाड़ ही पहाड़ है, प्लेन जैसी कोई एरिया नहीं होता। तो वो सब देखने के बाद मुझे कॉलेज टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट देन एनीथिंग। तो नता आपने कैसे सोचा कि आपको माउंटेन गाइड ही बनना चाहिए? आई मीन आप कुछ और भी कर सकती थी, लेकिन माउंटेन गाइड ही क्यों?
तो जो हमारी लाइफ है, मेरी लाइफ है, तो बचपन से कभी भी बहुत ईज़ी नहीं थी, हमेशा हार्ड वर्किंग ही थी। मेरे फादर फार्मर थे और जो अभी अभी भी हमारा पेशा फार्मिंग का ही है, उनके जाने के बाद भी। तो बहुत ईज़ी लाइफ नहीं थी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लाइफ थी। हम सुबह-सुबह 5 बजे उठ के खेतों में जाते थे। वहाँ पे टमाटर लगते हैं, गोभी लगती है, तो सुबह उठ के पापा उठा देते थे, उसके बाद स्कूल जाना है, फिर वापस आके फिर खेत में जाना है। तो हमेशा वैसी लाइफ रही थी, कभी ऐसे नहीं सोचा कि कुछ अ, बहुत ही बड़ा अचीव करना है, लेकिन मेरे फादर चाहते थे हमेशा से कि मैं लॉ करूँ। जब मैं कॉलेज गई तो मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं हुआ, तो मैंने उनको टाइम से बता दिया कि मुझे नहीं करनी है लॉ। तो वो इसमें एग्री रहे मेरे साथ कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं करनी है स्टडी, तो तुम्हें क्या करना है? तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे-ऐसे माउंटेन गाइडिंग करनी है और ऐसा-ऐसा कोर्स होता है मनाली में, तो बिल्कुल रेडी नहीं हुई उस चीज़ के लिए। जस्ट बिकॉज़ इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए सेफ्टी फ़ील कर रहे थे कि वे ऐसे उसमें जाएगी, फ़ील्ड में जाएगी तो कहीं टाँगें टूट गई, हाथ टूट गई तो इसके साथ शादी कौन करेगा? कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने मुझे शुरू से ही मना कर दिया। बट जो वो चीज़ थी वो रहती गई अंदर। पैशन पैशन मैं न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है माउंटेन का तो उसको काट के रख रही हूँ। स्लैम बुक बना रही हूँ, उसमें भी अलग से मैंने पेज में सिर्फ़ माउंटेन माउंटेन ही करके रखा था। तो उसके बाद जब मैं नाना-नानी के घर भी जाती थी तो मैं अपने कज़िन्स को, मेरे मामू के बच्चों को चूड़धार लेके चली जाती थी कि चलो चलते हैं। तो जो वो चीज़ थी जहाँ जो जो मुझे करना था, जो मनाली में होनी थी वो जो चीज़, उस चीज़ को मैं हमेशा सोलन के आस-पास के एरियो में करती रही। तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी वे नहीं था, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने। यहाँ आने के बाद फीमेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती माउंटेन गाइड के लिए। उस टाइम पे शायद इंस्टीट्यूट में 1 या 2 फीमेल्स थी। तो उनको देख के इंस्पायर होती थी कि वाओ! ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वहाँ से मुझे एक आइडिया मिला कि आप सिर्फ़ कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको एक एज़ अ प्रोफ़ेशनली भी काम कर सकते हो। तो अच्छा, आपको क्यों लगता है कि पहाड़ों पे माउंटेन गाइड का होना क्यों ज़रूरी है? तो माउंटेन गाइड का पहाड़ों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले कि वो उस एरिया की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है, माउंटेन गाइड जो होता है। उसके बाद वो जो लोकल एडवेंचर या इंस्टीट्यूशन होते हैं, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, उनसे वो सर्टिफ़ाइड होते हैं और उनको नेविगेशन की स्किल बहुत अच्छे से आती है। आप उनके साथ जाओगे तो सेफ्टी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जो उन्होंने खुद ने सीखा होता है कोर्सेज़ के दौरान, वही वो अपने ट्रैक में भी अप्लाई करते हैं, ट्रैक या एक्सपीडिशन। माउंटेन गाइड के पास अपना सारा इक्विपमेंट होता है, काइंड ऑफ जैसे वॉकी-टॉकी हो गया और इवैक्यूएशन बहुत फ़ास्ट हो जाएगा अगर आपके पास कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई कैज़ुअल्टी हो जाती है माउंटेन में। और आपको एरिया का नॉलेज इतना ज़्यादा होता है कि आप माउंटेन गाइड के साथ हमेशा ही सेफ रहोगे। तो सेफ्टी के लिए और जो जिस जगह पे आप ट्रैक या एक्सपीडिशन के लिए जाओगे, वहाँ पे माउंटेन गाइड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए मैं हमेशा ही जो भी मेरे पास इंक्वायरीज़ या कुछ भी काम आता है, तो मैं हमेशा ही प्रेफ़र करती हूँ उनको कि अगर आप सिंगल भी जा रहे हो, तो आप गाइड लेके ज़रूर जाइए। अच्छा, जैसे आजकल 19-20 साल के बच्चे हैं, अगर उनको माउंटेन गाइड बनना है, उनका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो आप कौन से कोर्सेज़ उनको सजेस्ट करेंगी? और ये कोर्सेज़ कहाँ से हो सकते हैं? आप मुझे अपने कोर्सेज़ का एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकती हैं कि आपने कौन-कौन से कोर्सेज़ किए, कैसे आपकी जर्नी थी और उनको क्या पैटर्न फ़ॉलो करना चाहिए? तो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत मज़ेदार रहा है। मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया है, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया है, विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर किया है और उसके अलावा मैंने स्कीइंग कोर्सेज़ किए हैं। तो उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत रहा है कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है मेरा माउंटेनियरिंग में। तो माउंटेनियरिंग के बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। इंडिया में टोटल 6 इंस्टीट्यूट है जो ऐसे ये कोर्सेज़ करवाती है, जिसके अंडर बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, एमओआई हो गया आपका, ट्रैकिंग गाइड कोर्स हो गया, स्कीइंग के कोर्सेज़ होते हैं, स्कीइंग माउंटेनियरिंग कोर्स बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, एमओआई और उसके बाद विल्डरनेस फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है और आपका सर्च एंड रेस्क्यूज़ होते हैं।
तो इस टाइप के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि इंडिया में होते हैं। जो भी बिगनर्स हैं जिनको माउंटेन गाइडिंग करनी है या गाइडिंग के अलावा आपको रेस्क्यू एक्सपर्टीज बनना है या कुछ भी करना है, तो ये कोर्सेज करके कर सकते हो। ये कोर्सेज 26 से 28 के ड्यूरेशन होते हैं इन कोर्सेज के। जो आपके स्कीइंग कोर्सेज होते हैं और ट्रैकिंग गाइड कोर्सेज होते हैं, ये 14 डेज के होते हैं। तो ये सब कोर्सेज करके और 2-3 साल आपको किसी दूसरी ट्रैवल कंपनी के साथ काम करके या एक्सपीडिशन कंपनी के साथ काम करके, और आप पोर्टर भी जा सकते हो, गाइड भी जा सकते हो, कुक भी जा सकते हो और रेस्क्यूअर भी जा सकते हो। तो इंस्टीट्यूट में भी आप इंस्ट्रक्टर लग सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आप एक माउंटेन गाइडिंग को अपना एक करियर बना सकते हो। टोटल 6 इंस्टीट्यूट है, जिनमें से एक मनाली में है, एक आपका उत्तराखंड में है, एक आपका सिक्किम में है, एक दार्जिलिंग में है और आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसमें अभी आपको एकदम से एडमिशन नहीं मिलती है, 2-2 3-3 साल की वेटिंग करनी पड़ती है। धीरे-धीरे लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करने लगे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार लोग सिर्फ़ इंटरनेट पे देखते हैं या इंस्टाग्राम पे देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें ट्रैक करना है। क्या आप बताएँगे कि लोगों को ट्रैक करने से पहले क्या-क्या चीज़ें रिसर्च करनी चाहिए? जब आपको किसी ट्रैक पे जाने के लिए आप कब किसी कंपनी से कोई ट्रैक बुक करते हो, तो सबसे पहले आपको कंपनी का बैकग्राउंड देखना चाहिए कि वो कंपनी कहाँ पे है, क्या करती है और कितने साल का उसका एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप आइटिनरी पूरे से चेक करो। बहुत लोग ऐसे आते हैं कि जो बिना आइटिनरी चेक किए आ जाते हैं और उनको डिटेल नहीं पता चलती। उसके बाद आप एलिवेशन चेक करो कि वहाँ जहाँ आप जा रहे हो उसका एलिवेशन कितना है, और जाने से पहले आप 1-2 दिन पहले ही आ जाओ, ताकि आप एक्लिमेटाइज हो सको। क्योंकि माउंटेन हाई होते हैं, मैक्सिमम लोग सी लेवल से आते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जिस दिन वो आते हैं, उस दिन ही वो ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं। तो आप 1-2 दिन पहले आओ, एक्लिमेटाइज हो जाओ, उसके बाद आप ट्रैक करना स्टार्ट करो। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, आपका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप फिट हो, तो आप बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद आपको गाइड की इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि आपके साथ कौन गाइड कैसा जा रहा है, उसको कितनी नॉलेज है और वो आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। जो आपके गियर हैं, उनको आप चेक कीजिए। कुछ लोग हैं बहुत ही थिन कपड़ों में आ जाते हैं। कुछ लोग हैं कि आने से पहले बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करते। सेल्फ रिसर्च भी एक चीज़ होती है कि आप खुद भी रिसर्च करो किसी कंपनी के साथ जाने से पहले। और सबसे बड़ी चीज़ है, इंटरनेट पे आजकल मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि अगर आपको डील बहुत सस्ती मिल रही है, तो आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लोगे कि वो कंपनी कहाँ से है, क्या करती है, उनका बैकग्राउंड क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो रजिस्टर्ड भी है या नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं देखते, वो सिर्फ प्राइस देखते हैं। उसके बाद कैजुअलिटीज़ होती हैं, जैसे हाम्टा पास पे जाके या कोई और चंद्रखनी ट्रैक हो गया, व्यासकुंड ट्रैक हो गया या लेह लद्दाख वाली साइड हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप जब ट्रैक पे जाते हो। प्राइस से ज़्यादा तो आपकी जान ज़रूरी है। हाँ जी। उसके बाद धीरे-धीरे आप जब आप ट्रैक पे जाओगे तो आपको ऑलरेडी नॉलेज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ट्रैक में अगर आप ये करते हो, तो ऑलरेडी जब आप नेक्स्ट ट्रैक में जाओगे तो आपको पता होगा कि हमको किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। नताशा, क्या आपके साथ कभी लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस हुआ है? और अगर आपके साथ नहीं हुआ या आपने देखा हो और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, तो कैसे डील किया है आपने सिचुएशन में? जी, बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा बार हुआ है, पर मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन जो मेरे साथ एक्सपीडिशन पे, ट्रैक पे गए हैं तो उनके साथ हुआ है। तो मैं एक ऐसा ही आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। एक 6000 मीटर की पीक थी, तो उसको क्लाइंब करने के लिए हम जा रहे थे। तो उस टाइम पे हमारे साथ उड़ीसा से 25 लड़कों का बैच था। तो उसमें मैं लीड कर रही थी, मेरे साथ 4-5 और असिस्टेंट गाइड थे। तो वहाँ पे हम जब बेस पे गए तो उस लड़के की तबीयत उस टाइम पे बिल्कुल ठीक थी और हमने उससे पूछा कि अभी आप कैसा फ़ील कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ठीक फ़ील कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट डे हमने समिट के लिए पुश किया। उन्होंने समिट भी किया, समिट से बिल्कुल 200-300 मीटर नीचे आके उनको ब्लैकआउट हो गया और वो रॉक पे ही गिर गए। तो मैं पीछे से आ रही थी, मैंने देखा कि उनको ब्लैकआउट हो गया है। तो मेरे साथ 2 और 3 एक और जो गाइड थे,
हमने उनको फटाफट से उठाया और नीचे बेस पे लेके आ गए, क्योंकि उनको शायद एएमएस हो गया था, अक्यूट माउंटेन सिकनेस बोलते हैं जिसको, जो तो फिर हमने उनको जल्दी से जल्दी बेस कैंप तक पहुंचाया। वहां पे उन्होंने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद हम अपने अपने टेंट में चले गए रेस्ट करने के लिए। थोड़ी देर के बाद हमें पता चला कि वो अपने ही टेंट में काफी ऊपर बाउंस हो रहे थे। तो वो बहुत ही ज्यादा डरावना मोमेंट था मेरे लिए, लेकिन हमने फटाफट से उनको किचन में लेके आया। तो उनको दोनों ही साथ में हो रहे थे, उनको कुछ मिर्गी के दौरे भी पड़ रहे थे और ये एएमएस भी हो गया था। तो वहां पे हमारे साथ एक मेडिकल का स्टाफ था, उन्होंने उनको देखा और फिर हमने डिसाइड किया कि इनका फास्ट एवैक्यूएशन करेंगे। तो रातों रात हमने स्ट्रेचर बनाया और फिर उनको उस पीक से बेस कैंप से नीचे उतारा। तो उनको फिर मनाली में आके उनका हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं वो। एज अ माउंटेन गाइड, जब ऐसी सिचुएशन में लोग फंस जाते हैं तो आप जनरली क्या स्टेप्स लेती हैं उनको बचाने के लिए? तो जब हम ऐसे ट्रैक पे या एक्सपीडिशन पे लोगों को लेके जाते हैं, तो एक्सपीडिशन पे तो हम एक हफ्ते का पहले से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं, ताकि अगर कोई हमारे साथ क्लाइंट है ऊपर जा रहे हैं तो वो सेल्फ रेस्क्यू भी कर पाए अपना। तो उसके बाद जैसे ट्रैक्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रैक्स होते हैं, या फिर अगर हमारे पास कोई कैजुअलिटी आ जाती है, तो माउंटेन पे मैं हमेशा मेरे अंदर पेशेंस होता है, मैं बहुत ही फास्ट फास्ट डिसीजन नहीं करती। लेकिन अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी में कैजुअलिटी हो रही है, तो सबसे पहले आपको इवैक्यूएशन ही करना चाहिए। वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो हमारे पास ऑलरेडी मेडिकल टीम होती है जो हमारे साथ एक्सपीडिशन पे और ट्रैक पे जाती है। वो अगर ऐसी कैजुअलिटी या कोई किसी के साथ इमरजेंसी चीजें हो जाती है तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पेशेंस रखना है। कोई भी सिचुएशन हो रही है, आपको बहुत कामली देखना है, आपको बिल्कुल हाइपर नहीं होना है। माउंटेन में ऐसा हमेशा होता है कि गाइड होता है या फिर कोई आपके साथ टीम जा रही है, तो हम एल्टीट्यूड की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कई बार। तो ये सब पेशेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो आपकी टीम है, मेडिकल टीम है, या जो आपकी एक्सपीडिशन या ट्रैकिंग टीम है, उनका फास्ट मूवमेंट होना बहुत जरूरी है और उनका राइट मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद आप जो कैजुअलिटी या इमरजेंसी हुई है उसको आप राइट प्लेस पे लेके जाओ। एंड बहुत सारी चीजें होती हैं जो WFR में से सिखाई जाती है। आपको 0 से लेकर एंड लेवल तक बहुत ज्यादा उसमें मास लेवल पे सिखाया जाता है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड अगर कैजुअलिटी आपके साथ हो जाती है। तो मैं WFR सर्टिफाइड हूँ, तो मेरे साथ जब ऐसी सिचुएशन होती है माउंटेन में, तो मैं उन्हीं के ही सारे स्टेप एंड रूल फॉलो करती हूँ। तो एंड में आपके पास ये होता है कि फास्ट से फास्ट इवैक्यूएशन, चाहे कैजुअलिटी किसी भी कंडीशन में हो। ये सब सारी जो चीजें हैं वो बहुत जरूरी होती है माउंटेन में। और अगर मेरा तो लोगों को राय है ये कि सबको WFR, WFA या फर्स्ट एंड कोर्स और आपका सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स ये जरूर करने चाहिए अगर आप एक माउंटेन गाइड हो तो। साशा, आपको इतने साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए, और ये मेजरली देखा जाए तो मेल डोमिनेटेड स्पेस है। तो क्या आपको थोड़ी सी बायसनेस फील हुई है, क्योंकि आप एक लड़की हैं और यहाँ पे लड़कियां बहुत कम होती हैं, तो आपको लगता है कि थोड़ी सी पार्शियलिटी या बायसनेस आपकी तरफ हुई हो लोगों की? सच बोलूं तो कई बार हुई भी है। सच बोलूं तो कई बार बहुत सपोर्टिव लोग भी मिले हैं। सबसे पहले तो जब मेल देखते हैं कि फीमेल गाइड है या फीमेल लीड क्लाइंबर है, तो वो हैरान होते हैं कि ओहो, आप ऐसा फील्ड क्यों चुना है आपने। सबसे पहले क्वेश्चन उनका वो होता है। उसके बाद मेरे एक्सपीरियंस और मेरी स्किल्स देख के बहुत लोग इम्प्रेस भी होते हैं। बट बहुत लोग, मेन सोसाइटी है तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि ये पता नहीं करेगी भी या नहीं करेगी। तो एक बार मैं एक एक्सपीडिशन पे जा रही थी, मेरे साथ मेरे जूनियर थे, वो जो मेल थे वो जूनियर थे मेरे। तो जो कंपनी ओनर थे उन्होंने मुझे कहा कि आपने बहुत सारे एक्सपीडिशन किए हैं तो आप इसको लीड करो, इस वाले एक्सपीडिशन को। तो आई थिंक मुझे लगा कि वहां पे मेरा जो जूनियर था कि ये तो फीमेल है, इसको आप कैसे लीड पे भेज सकते हो, आप मुझे भेजो। तो वो मुझे मोमेंट लगा था जब
लोगों ने मेरी स्किल पे ट्रस्ट नहीं किया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने लीड करना स्टार्ट किया और जब मैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रही थी, तो काफ़ी सपोर्टिव भी मिले, क्योंकि इन द एंड है तो वो माउंटेनियर। इसके लिए बिल्कुल आपको छोटा-सा दिल तो नहीं चाहिए, आपके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए इसको करने के लिए। तो ऐसे मूवमेंट हुए हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया है पूरे-पूरे एक्सपीडिशन ट्रैक पे। बहुत बार बुरा भी लगता है कि ऐसा फीमेल के साथ क्यों होता है। बट ठीक है, अभी बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं। अभी जहाँ पे जब मैं 15-16 में मेरे कोर्स खत्म हुए हैं, तो उस टाइम पे जब मैंने अपना करियर ये स्टार्ट किया था, तो बहुत लोग मुझे पूछते थे, मेल ही नहीं फीमेल भी पूछते थे कि तुम अकेले जाती हो, कहाँ जाती हो, किसके साथ जाती हो, कौन-कौन लोग होते हैं। लेकिन अभी बहुत चेंज हो गया है। मैं देखती हूँ कि उन्हीं घरों में, जिन घरों से मेरे को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं घरों में आज की डेट में 2-2 3-3 लड़कियाँ गाइड हैं। तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो नताशा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोसाइटी की तरफ से थोड़ी-सी बायसनेस आपको फ़ील हुई थी। अब चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन क्या क्लाइंट्स की तरफ से आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या क्लाइंट्स को कभी लगता है कि अरे ये लड़की है, ये लीड करेगी, क्या ये हमें बचा पाएगी? तो ऐसी चीजें आपको क्लाइंट्स की तरफ से फेस होती है, या ये क्वेश्चंस क्लाइंट की तरफ से कभी आता है? सबसे पहले ऐसे स्पोर्ट्स करने के लिए आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। वो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो इमोशनली हो गया, मेंटली हो गया, स्पिरिचुअली हो गया, या जितने भी टाइप होते हैं इस टाइप के, उस टाइप से आप हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग ही रहना है। क्लाइंट्स सबसे ज़्यादा तो मैंने पहले भी कहा कि हैरान ही होते हैं कि फीमेल गाइड हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत खुश होते हैं, वाओ कि हम 4 दिन फीमेल गाइड हैं हमारे साथ। हाँ, ऐसा होता है, बहुत ही होता है ऐसा। आपको भी पता होगा ये तो। तो कुछ एक जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस क्लाइंट्स आते हैं, जैसे एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं हम, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस क्लाइंट आते हैं। फॉरेनर्स हो गए जो यहाँ पे पीक क्लाइंब करने आते हैं, तो उनके हिसाब से, क्योंकि वो मुझे नहीं जानते कि मेरी ट्रेनिंग कितनी है, मैंने कितना एक्सपीरियंस लिया है, तो हो सकता है उस हिसाब से उनकी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड इम्प्रेशन, जब तक हम कुछ चीज़ नहीं कर देते उनके सामने स्किल वाली, तब तक लगता है और लगता ही होगा। एक बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने पूछा है कि मुझसे कि आप आइस क्लाइंबिंग कर लेते हो? या फिर आप कितना फास्ट चल लेते हो? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पुट होते हैं। बट आप जब एक्सपीडिशन पे जाते हो और आप स्किल्ड हो, तो जो दिखेगा वो ज़्यादा मायने रखता है। तो जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग बड़े खुश होते हैं कि लड़की एज अ वुमेन गाइड है, तो क्या क्लाइंट्स या कभी किसी ने आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करी हो ट्रैक पे? और ट्रैक तो होते भी कई कई बड़े दिनों के होते हैं, या एक्सपीडिशंस में जाते हैं, वो काफी लंबे दिनों के लिए होते हैं, आपको उन्हीं के साथ रहना है, और वहां पे अगर आप इस तरीके की फ्लर्टिंग वाली चीजें एक्सपीरियंस करती हैं, तो आपका क्या रिएक्शन रहता है? अ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, ऐसे भी नॉर्मली भी जीवन में, और जब मैं गाइड की भूमिका में होती हूँ तो मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। और अ, आई मुझे जैसे कभी कोई क्लाइंट इस टाइप की चीज़ें कर भी रहा होता है, तो मुझे पहली बात पता नहीं चलता। दूसरी चीज़, मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ अपनी चीज़ों में कि उन सब का टाइम ही नहीं होता कि मैं ये सब चीज़ें देख पाऊँ या कर पाऊँ। बट हाँ, बहुत लोग फीमेल बहुत ज़्यादा खुश होती है जब उनके साथ एक फीमेल गाइड होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। मेल भी खुश होते हैं, क्योंकि आप नए लोगों से मिलते हो, नया एक्सपीरियंस होता है, उनकी लाइफ़स्टाइल के बारे में जानते हो, वो हमारी लाइफ़स्टाइल के बारे में जानते हैं। वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रहे होते हैं। लेकिन हमारी लाइफ़ उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। उनकी हमारी लाइफ़ पहाड़ों में जाना, चढ़ना, उतरना, जो कि हमारी भी सेम जॉब होती है। बट हमारी जॉब में 9 टू 5 नहीं होता, हमारी जॉब में पूरा 24 घंटे आपको सतर्क रहना है, अपने क्लाइंट की देखभाल रखनी है, और खुद भी अपने आप को भी देखना है आपको। सो नताशा, आपकी फील्ड में जैसे कि हमने बोला कि ज्यादातर मेल डोमिनेटेड स्पेस है ये। आपकी टीम में भी ज्यादातर लोग जो होते होंगे वो आदमी होते होंगे, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ज्यादातर एक्सपेडिशन पे जो लोग आते हैं, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई नो, वो ज्यादातर लड़के होते हैं।
तो उनकी अलग डिमांड्स होती होंगी, टीम के साथ आपकी अलग कॉन्वर्जेशंस होती होंगी। तो कई बार ऐसा नहीं लगता ज़्यादा सिरदर्दी हो गई है, बहुत कुछ हो गया है, इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए और इतनी जब चीज़ें एक साथ पड़ती हैं, ये पहाड़ जब एक साथ सिर पे पड़ता है, तो उस पे आप कैसे चढ़ती हैं? कैसे डील करती हैं आप ऐसी सिचुएशंस में? पहाड़ चुने हैं तो चुनौती तो होगी। तो टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। आपके साथ टीम कैसी जा रही है, आप कैसी टीम के साथ काम कर रहे हो। क्लाइंट्स का हम नहीं बोल सकते क्योंकि आपके पास हर टाइप का क्लाइंट आएगा। बट एक्सपीरियंस क्लाइंट लेके जाते हैं हम, जैसे जिनको थोड़ा माउंटेन का नॉलेज होता है। तो टीम का प्रेशर है और क्लाइंट्स का प्रेशर है, उधर आप किचन टीम से प्रेशर है, फिर कई बार आपकी फैमिली में भी बैक में कुछ ना कुछ चला रहता है, तो उन सब के साथ आप एक पहाड़ चढ़ने जा रहे हो, वो बहुत डिफरेंट टाइप का, अब एक्सपीरियंस भी नहीं बोलूँगी क्योंकि ये मेरा काम है, मैंने इसी को चुना है और मैं इसी को ही करूँगी, क्योंकि एक पैशन भी है ये करना। तो जहाँ पे जब पैशन आता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये इतना बड़ा प्रेशर नहीं लगता। प्रेशर मेरे लिए सबसे ज़्यादा तब होता है जब मैं कोई पीक चढ़ रही होती हूँ और 8-9 लोगों को लेके जा रही होती हूँ। तो मुझे मेरे मरने का भी इतना प्रेशर नहीं होता जितना मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंट की सिक्योरिटी और उनकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जब पहाड़ चुन ही लिए हैं तो जितने भी जो भी चीज़ें हैं वो आपको सहनी पड़ेगी। तो अभी मुझे बहुत नॉर्मल लगने लगी है वो चीज़ें। मैं उसको बहुत आसानी से ले लेती हूँ क्योंकि आप बिज़नेस भी कर रहे हो। आप सिर्फ़ एक एथलीट नहीं हो, आप साथ में बिज़नेस भी कर रहे हो, बिज़नेस वुमन भी हो और कॉम्पिटिशन कि मेन सोसाइटी में कि फीमेल कर रही है, मेन ऐसा सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उस टाइप की सोसाइटी में प्रेशर तो बहुत होता है, लेकिन आप अगर उसी प्रेशर से निकलते हो, तो उसके बाद काम लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। So Natasha, now I have a personal question for you. मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि आप अभी कितना इससे कमा रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि लड़कियों के लिए इस फील्ड में पैसा है? लाइक डू यू थिंक कि वो इसमें अच्छा कमा सकती हैं? और अगर कमा सकती हैं तो क्या प्रोसेस उनको करना चाहिए? किस तरीके से उनको खुद को अपग्रेड करना चाहिए कि वो सोच सके कि अगले 5 सालों में उनके पास एक अच्छा अमाउंट होगा, एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ होगी, एक अच्छी नॉर्मल लाइफ होगी? यस, बिल्कुल, आप इसमें बहुत अच्छी कमा सकते हो, लेकिन जो एक स्टेबल लाइफ़ है, वो बिल्कुल आसानी से मिल सकती है आपको और लड़कियों को इस फ़ील्ड में रिस्क फैक्टर थोड़ा-सा है, बट अगर आप मनी को काउंट करोगे तो बिल्कुल है। इसके लिए आप कोर्सेज़ करो, माउंटेनियरिंग के कोर्सेज़ करो और उसके बाद आप किसी कंपनी के साथ काम करो। 2-3 साल जब आपको पूरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा और आप फर्स्ट एड के कोर्स कर सकते हो, तो पूरा एक्सपीरियंस मिलने के बाद अगर आप अपनी कंपनी खोल रहे हो, तो उसमें आप एज़ अ माउंटेन गाइड से ज़्यादा अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आप गाइडिंग भी करना चाहते हो हमेशा के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। साथ में आप सिर्फ़ माउंटेन गाइड ही नहीं बन सकते, ऐसे-ऐसे बहुत सारे स्कूल और इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इंस्ट्रक्टर चाहिए होते हैं, फीमेल इंस्ट्रक्टर चाहिए होते हैं। आई थिंक आप देखोगे आज की डेट में तो जितने भी स्कूल से कोर्सेज़ जी। निकलते हैं या स्कूल से पिकनिक पे जाते हैं या बड़े-बड़े ट्रैवल होते हैं, जी, जी। उसमें हमेशा ही आपको एक फीमेल गाइड की तो ज़रूरत होती ही है। तो ये अभी बहुत एक अच्छा करियर ऑप्शन उभर रहा है फीमेल के लिए, फीमेल नहीं मेल के लिए भी आई थिंक। सो अब जब धीरे-धीरे लड़कियाँ बाहर निकलने लगी हैं। मतलब मैं पिछले कई सालों से देख रही हूँ, स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड कि लड़कियाँ सोलो ट्रैवल करने लगी हैं, ट्रैक करने लगी हैं, लेकिन अभी भी उनकी तादाद काफ़ी कम है। तो कई लोग हैं, कई लड़कियाँ हैं जो ट्रैक करने से पहले डरती हैं। उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसा होगा एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन्स उनके दिमाग में आते हैं। तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे कि उनको ट्रैक क्यों करना चाहिए और ये किस तरीके से एज़ अ पर्सन इंसान को ये चीज़ बदलती है? तो आप इस पे कुछ अपने पॉइंट्स देना चाहेंगे? तो जो ट्रैकिंग है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है उससे। सेल्फ डिस्कवर होता है। आप अकेले ट्रैक पे जाते हो या किसी ग्रुप के साथ जाते हो या गाइड के साथ जाते हो, सबसे पहले आप सेल्फ डिस्कवर करते हो। आपका जो लो कॉन्फिडेंस
लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओपन हो जाता है और मैक्सिमम जो फीमेल्स हैं बहुत ज़्यादा घबराती हैं कि हम अकेले कैसे जाएँगे और हम ट्रैवल कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है आउटडोर एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी ह्यूमन का माइंड बहुत ज़्यादा वास्ट लेवल पे ओपन करता है। तो जब आप आउटडोर पर्सन होते हो तो आप ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी जो लाइफ की चीज़ें होती है, जैसे मेरे घर में ये टेंशन है और ऐसा हो गया, तो आपका सर्वाइव करना ही सबसे बड़ा मेन मकसद बन जाता है, बजाए कि आप ज़िंदगी की छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में टेंशन लो। तो जो ये आउटडोर चीज़ें होती हैं, ट्रैकिंग हो गया, एक्सपीडिशंस हो गए या आप रनिंग कर रहे हो या कुछ भी ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, हमेशा आपका माइंड ही ग्रो करेगा वो। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आएगा आपको और आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, आप दुनिया से मिलोगे, आप अलग-अलग देशों के लोगों से मिलोगे, आप अलग-अलग कम्युनिटी के बारे में पता चलेगा और सेल्फ अचीवमेंट मिलेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए, आगे बढ़ने के लिए। यस, तो ये सब चीज़ें चाहिए। तो अभी तक मैंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे वो ज़्यादातर ट्रैक रिलेटेड थे। लोगों को शायद ये बताना थोड़ा-सा ज़रूरी है कि ट्रेकिंग और माउंटेनियरिंग थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। एक्चुअली थोड़ी नहीं, काफ़ी डिफरेंट होती है। माउंटेनियरिंग काफ़ी टेक्निकल स्पोर्ट है और जनरली जो 6000er या 7000ers पीक्स हैं, कुछ उसमें से ट्रेकेबल भी हैं, 6000ers कुछ जी। ट्रेकेबल वी डू हैव इन इंडिया, लेकिन काफ़ी सारी टेक्निकल पीक्स भी हैं। तो ये जो 6000 और 7000 मीटर पीक जो चढ़नी पड़ती है, इसका प्रोसेस क्या होता है? एक अगर कोई एथिकली कोई प्रोसेस होता है इसका या नहीं? या कोई जी, भी चढ़ बिल्कुल सकता है? इसका प्रोसेस होता है। आप एकदम तो 6000 7000 मीटर की पीक क्लाइंब नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको नॉलेज और आपकी स्किल्स बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। एक्सपीरियंस मैटर करता है क्योंकि स्किल से ही आप एक्सपीरियंस्ड होते हो और जैसे मान लो आपने कोई 7 या 6000 मीटर पीक क्लाइंब करनी है, तो उसके एथिक्स और कुछ रूल्स होते हैं जिसमें कि आप पहले छोटी पीक से स्टार्ट करते हो। मान लो जैसे अभी हमारे पास एवरेस्ट जाने के लिए भी कुछ लोग आते हैं जो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आते हैं, तो हम उनको पहले छोटी पीक से क्लाइंब कराना स्टार्ट कराते हैं। उन्हें रॉक क्लाइंबिंग सिखाते हैं, उन्हें आइस क्लाइंबिंग सिखाते हैं, ये अलग-अलग पार्ट होते हैं क्लाइंबिंग के। तो हम उनको जैसे फ्रेंडशिप पीक भी लेके जाते हैं, 5289 मीटर की ये पीक है, देव टिब्बा, उसके अलावा लेह लेके जाते हैं, उसके अलावा यूनम पीक लेके जाते हैं। तो ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी ट्रैकेबल और नॉन ट्रैकेबल जो टेक्निकल पीक्स होती है, उसमें हम उनको आइस क्राफ्ट स्नो क्राफ्ट ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। उसके बाद जब वो इस टाइप का नॉलेज गेन कर लेते हैं और एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, तो वो आगे 7000 और 8000 मीटर की पीक क्लाइंब कर सकते हैं। 8000 मीटर की पीक हमारे पास सिर्फ़ एक ही है, कंचनजुंगा इंडिया में जी। और बाकी जितने भी हैं वो पाकिस्तान और नेपाल में हैं। तो धीरे-धीरे आप ऐसे ही क्लाइंब कर सकते हो और मेरे हिसाब से आपको कम से कम 4 या 5 साल तो लेने चाहिए किसी भी पीक को क्लाइंब करने के लिए। आप रनिंग करो, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बढ़ाओ, कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग रखो अपनी, अच्छा खाओ, न्यूट्रिशन अच्छे लो और एक अच्छा कोच रखो, चाहे वो रनिंग के लिए हो, चाहे वो माउंटेनियरिंग के लिए हो या फिर ट्रेकिंग के लिए हो। सजेशन लो, आपके पास गाइड दोस्त हैं, उनसे सजेशन लो। तो ये सब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक और चीज़ नेविगेशन हो गया आपको, वो आनी चाहिए, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, जो आपने पहले क्वेश्चन किया था उसमें। तो क्या ये जो 6000 और 7000 पीक्स हैं, इनको क्लाइंब करने के लिए कहीं से परमिशन लेनी पड़ती है? जी, बिल्कुल, इनको क्लाइंब करने के लिए आपको आईएमएफ से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि दिल्ली में है। इसका पूरा नाम है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, जो कि आपको 6000 और 7000 की जो पीक्स हैं, जो इंडिया में भी है और तो उनको क्लाइंब करने के लिए आप तो किसी भी कंपनी को या किसी भी क्लाइंबर को अगर कोई पीक क्लाइंब करनी है, तो आपको सबसे पहले आईएमएफ से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जी। यस, ये बहुत ज़रूरी है, जी। आपकी सेफ्टी के लिए भी। तो जैसे कि अभी आपने ज़िक्र किया आईएमएफ, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन का। इसकी परमिशन लेनी क्यों ज़रूरी है? मतलब अगर मुझे लगता है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, स्किल्स है, सब कुछ है और मैं खुद क्लाइंब कर सकती हूँ, तो मेरे को किसी की परमिशन लेने की इसमें क्यों ज़रूरत है? तो आईएमएफ एक रेगुलेटरी बोर्ड है
जैसे कि आप किसी नेशनल पार्क में जा रहे हो और नेशनल पार्क में जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए, जी। तो वैसे ही आईएमएफ एक फाउंडेशन है जहाँ पे आपको पीक क्लाइंब करने के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप उस परमिशन को लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा आपके सेफ्टी पर्पस के लिए भी है। दूसरी चीज़, अगर आप उनकी परमिशन नहीं लेते हो, तो वो आपको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। ओह! तो आप कहना चाह रहे हो कि मैं कोई पीक आगे से नहीं चढ़ पाऊँगी अगर मैं किसी कंपनी के साथ टेक्निकल पीक नहीं चढ़ यस, पाऊँगी। आप कोई टेक्निकल पीक नहीं चढ़ पाओगे कि अगर आप उनको विदाउट इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन दिए बिना ही कोई पीक क्लाइंब कर रहे हो तो। ओके। तो नताशा, आपने अपने माउंटेन गाइड की जर्नी तो हमें बहुत अच्छे तरीके से बताई है। लेकिन आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये सब देखने के बाद हमारी जो जनता है वो जानना चाहेंगी कि आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं? आप किस तरीके से अपने आप को लाइफ में आगे देखती हैं अपार्ट फ्रॉम एज़ अ माउंटेन गाइड? सो अपार्ट फ्रॉम माउंटेनियर, आई एम अ एथलीट, आई एम अ स्कीमो एथलीट। मैं स्की माउंटेनियरिंग करती हूँ। साथ में मैं रनिंग भी करती हूँ। मैंने 2-3 अल्ट्रा रनर्स रनिंग भी की है। उसके बाद मुझे 2-3 मेरे जो गोल हैं, गोल तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2-3 जो ऐसे गोल हैं, जो मेरे पैशन प्रोजेक्ट्स में आते हैं। तो मुझे IFMGA एक कोर्स होता है, जो कि माउंटेनियरिंग में सबसे बड़ा कोर्स होता है, वो मुझे करना है। वो कोर्स कम से कम आपका 3 से 4 लाख का कोर्स होता है, जो कि कुछ एक बॉडीज़ ही कराती है, कुछ एक कंट्री, आई थिंक 26 कंट्रीज़ इसको कराती है। तो इस कोर्स को करने के बाद मैं किसी भी कंट्री में माउंटेन गाइडिंग और खुद से ही एक्सपीडिशन और कर पाऊँगी। तो मुझे ये कोर्स करना है। उसके बाद मुझे स्कीमों के लिए अपनी तैयारी करनी है। जी, उसके बाद मेरे पास एक पैशन प्रोजेक्ट है पपसुरा पीक क्लाइंब के लिए, तो मैं सोच रही हूँ उसको 2025 में क्लाइंब करने का। जी। ऐसे और भी बहुत सारे गोल्स हैं जिसकी बहुत लंबी लिस्ट है। नताशा, बहुत अच्छा लगा आपके गोल्स के बारे में जान के, आपकी जर्नी के बारे में जान के एंड आई एम प्रीटी मच श्योर ये आसान तो नहीं रही होगी क्योंकि आप काफ़ी बड़े-बड़े पहाड़ चढ़ चुकी हैं। मैं छोटे-मोटे चढ़े हैं तो मुझे पता है कि आसान तो बिल्कुल नहीं होता है। एक मिडल क्लास फैमिली से उठ के आना और यहाँ तक पहुँचना कोई आसान बात नहीं है। ख़ासकर जिन्होंने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं हो, जहाँ आपके पेरेंट्स खेती करते हैं और अभी भी आपकी मम्मी उसको आगे परस्यू कर रही है। आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियल उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है, बल्कि आप अब अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी इंसाइटफुल रही ये जर्नी आपकी और आई एम प्रीटी मच श्योर मेरी ऑडियंस को भी ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ट्रेक्स करने का शौक है, एक्सपीडिशन करने का शौक है और अगर आप किसी स्किल्ड लड़की के साथ हाइक करना चाहते हैं, ट्रेक करना चाहते हैं या माउंटेन पीक क्लाइंब करना चाहते हैं, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ नताशा मेहर से ज़रूर कनेक्ट करें इंस्टाग्राम पे। थैंक यू नताशा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कामाक्षी, मुझे इनवाइट करने के लिए। चलो फिर मैं चलती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।